Hello students, welcome to our YouTube channel योर BSc गाइड। आज के इस वीडियो में हम BSc फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रम और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को कंप्लीट कर दिया था। आज की वीडियो में हम रमन स्पेक्ट्रम को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले की जितनी भी वीडियोस थी वन शॉट वीडियो थी, जिसमें मैंने आप लोगों को हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है BSc फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की। वहाँ पर जा कर के जब आप उसे ओपन करेंगे ना, तो आप लोगों को सारे वीडियो लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक भी मैंने ऑलरेडी करा दिया हुआ है। इसके पहले जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 3 में वन शॉट के फॉर्म में करा दिया है, और आज की वीडियो भी वन शॉट होने वाली है, जिसमें रमन स्पेक्ट्रम के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। देखिए, आज की जो वन शॉट वीडियो होने वाली, इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी है, प्योर रोटेशनल एंड प्योर वाइब्रेशनल है, रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, सिलेक्शन रूल है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स है फॉर बॉन्डिंग के लिए भी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेक्शन रूल। ये सारे टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, इसके मत कीजिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। नहीं बना रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, अपनी ID बनाना है, देन सर्च करना है योर BSc गाइड। मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके मुझसे बताइएगा, मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोगों को वहाँ पर सारे लेक्चर्स के नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि यूनिट नंबर 3 पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव है, तो लिखवा के लेके आई हूँ, फिर मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। सारे टॉपिक्स पढ़ाऊँगी, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा कंटेंट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सारे यूनिट के डिटेल, लेक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलेगा। ठीक, जल्दी से सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके और वो भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आगे हेडिंग डालिएगा रमन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रमन स्पेक्ट्रम या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहता है, ये किसके बारे में है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब जैसे कि यहाँ से लाइट निकल रही है, तो जो ये स्कैटर हो रही होती है, तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है, उसी के बारे में रमन स्पेक्ट्रम बात करता है। दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी वॉज गिवन बाय CV रमन। मतलब कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? CV रमन ने इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया था। ठीक, अब हम लोग इस जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसका कॉन्सेप्ट को समझ लेते, तभी जा कर के हम रमन स्पेक्ट्रम को अच्छे से समझेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? When light ray is incident on a molecule, जब कोई लाइट रे किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट होती है, मतलब गिरती है, देन दिस लाइट स्प्रेड विच इज़ कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और वही लाइट जा कर के स्प्रेड हो जाती है या अलग अलग तरह से बिखर जाती है, तो वही हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये बीम ऑफ लाइट है, ये हमारे किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर गिरी, तो यहाँ से जाने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाती है, तो इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसमें आगे लिखेंगे द लाइट विच इज़ इंसिडेंट ऑन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अगर किसी भी मॉलिक्यूल पे जो लाइट गिरती है तो इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। एंड द लाइट विच स्प्रेड आउट ऑफ इट इज कॉल्ड स्कैटर्ड लाइट या
कह सकते हो कि रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे भी इसको कहा जाता है। मतलब जो लाइट मॉलिक्यूल के ऊपर गिर रही हो उसको इंसिडेंट रे कहेंगे, और ये जो मॉलिक्यूल की वजह से जो स्कैटर हो रही है, स्प्रेड आउट हो रही है लाइट, इसको स्कैटर्ड लाइट कहेंगे। ठीक, अब इसमें आगे देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। हम लोग देखते हैं कि जैसे कि दो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये दो टाइप के कोलिजन करते हैं, आपस में एक दूसरे टकराते हैं, बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड मॉलिक्यूल। मतलब जो इंसिडेंट लाइट आ रही है और मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होता है, या कह सकते हो पार्टिकल भी कह सकते हो। ठीक, दिस कोलिजन आर ऑफ टू टाइप। ये जो कोलिजन होता है इंसिडेंट रे का और मॉलिक्यूल का, ये मेनली टू टाइप्स का होता है। सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन होता है और दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन होता है। ये शॉर्ट में पूछा जाता है तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, पूछ लिया करता है, कभी एग्जामिनर का मन होता है तो पूछ लेता है। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो कह रहा है व्हेन द इंसिडेंट लाइट, जब इंसिडेंट लाइट कोलाइड विद द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होती है, एंड आफ्टर कोलाइडिंग इट डिड नॉट इंटरेक्ट विद द मॉलिक्यूल। मतलब कोलिजन के बाद वो फिर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट नहीं करती है, मीन्स इट नेवर गेव एनर्जी टू इट, नॉट टुक एनर्जी फ्रॉम इट। ना तो वो मॉलिक्यूल को एनर्जी देती है ना ही एनर्जी लेती है। इट कोलाइड विद इट इन द सेम वे एंड गॉट स्कैटर। वो उसके साथ कोलाइड करके स्कैटर ही हो जाती है। ठीक, देन द एनर्जी ऑफ स्कैटर लाइट, जो एनर्जी होगी स्कैटर लाइट की एंड इंसिडेंट लाइट की, जो बिखरी हुई लाइट की एनर्जी और जो इंसिडेंट लाइट हो रही है, वो इस केस में इक्वल हो जाता है। ठीक, देन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रेलिंग इफेक्ट। मतलब कह रहा है जैसे कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है तो ये हमारा इंसिडेंट लाइट आती है। ठीक, तो ये कोई भी एनर्जी मॉलिक्यूल को न देती है न लेती है, डायरेक्ट ही ये हमारे स्प्रेड आउट हो जाती है। तो इस टाइप का जो हमारा स्कैटर्ड लाइट होती है, जिसमें स्कैटर्ड लाइट इक्वल टू इंसिडेंट लाइट होती है, तो ये पूरा का पूरा जो इफ़ेक्ट है वो रेलिंग इफ़ेक्ट कहलाता है, जिसमें कोई भी एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है। द लाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेलिंग इफ़ेक्ट इज कॉल्ड रेलिंग लाइन। ऐसे इफ़ेक्ट में जो लाइन्स ऑब्टेन्ड होती है, ये लाइन से और ये मतलब रे, जो इस टाइम पे हमें जो लाइन्स ऑब्टेन्ड होती है इसको रेलिंग लाइन्स कहा जाता है। ठीक, तो ये पहला कोलिजन था। ठीक, अब नेक्स्ट कोलिजन है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन आर दोज कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है इन विच व्हेन इंसिडेंट लाइन कोलाइड विद द मॉलिक्यूल। इसमें कह रहा है जब इंसिडेंट लाइट मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होती है, इट इधर सम एनर्जी और टेक सम एनर्जी फ्रॉम इट। या तो कुछ एनर्जी ले लेती है या तो कुछ एनर्जी दे देती है जब वो स्कैटर होती चली जाती है। तो ऐसा जो कोलिजन होता है ये इन इलास्टिक कोलिजन होता है। जबकि इलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई भी एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में या तो एनर्जी ले लेती है या तो एनर्जी दे देती है। अब इसमें आगे देखते हैं। अब इसमें आगे लिखिएगा इन दिस कंडीशन देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मतलब इस कंडीशन में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मीन्स इंसिडेंट लाइट इंटरेक्ट विद द मॉलिक्यूल, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड अ रमन इफेक्ट। जिसमें इंसिडेंट लाइट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट होती है तो ये जो इफेक्ट हमारा बनता है इसको रमन इफेक्ट कहलाता है। ठीक, इसमें आगे देखते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्कैटर लाइट नॉन इक्वल। उसमें क्या था कि जो इंसिडेंट लाइट और जो हमारी स्कैटर लाइट थी उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल थी, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होती है। द लाइन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रमन इफेक्ट इज कॉल्ड रमन लाइन। उसमें कौन सा मतलब लाइन्स ऑब्टेन्ड होती थी, रेलिंग्स लाइन्स ऑब्टेन्ड होती थी, लेकिन इसमें जो लाइन्स बनती है इसको रमन इफेक्ट की वजह से होता है, इसीलिए इसको रमन लाइन्स कहते हैं। रमन लाइन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब ये रमन लाइन्स भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, मतलब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। अब आगे देखते हैं।
सबसे पहला है जो रमन लाइंस है वो स्ट्रोक लाइंस में डिवाइडेड होता है। अब एक एक चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रोक्स लाइंस क्या होता है? इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर लाइट, अगर इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू द स्कैटर लाइट, देन हमारी स्ट्रोक्स लाइट बनेगी। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ हमारी स्कैटर्ड लाइट, तो हमारी स्ट्रोक लाइंस बनेगी। अभी मैं इसका आप लोगों को डायग्राम भी दिखाऊंगी। ठीक, अब एंटी स्ट्रोक लाइंस क्या होता है? रमन लाइन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक स्ट्रोक लाइंस और एक एंटी स्ट्रोक लाइंस। इसमें क्या होता है? इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर लाइट इज़ मोर देन द इंसिडेंट लाइन, अगर इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है स्कैटर लाइट की वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू द स्कैटर लाइट, तो हमारी एंटी स्ट्रोक लाइंस बनती है। ठीक, अब इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक आता है, रमन शिफ्ट क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रोक एंड एंटी स्ट्रोक लाइन, जो स्ट्रोक लाइंस बन रही होती है और जो एंटी स्ट्रोक लाइन बन रही होती है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है फ्रॉम रेलिंग लाइंस का, इसी को रमन शिफ्ट कहते हैं। देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए स्ट्रोक लाइंस कैसे बनती है? स्ट्रोक लाइन ऐसे बनती है जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ले हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर लेयर से ज़्यादा होता है, और एंटी स्ट्रोक लाइन इधर साइड बनती है जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर लाइट ज़्यादा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट से। ठीक, अब इन दोनों के बीच में जो हमारा बनती है वो रेलिंग लाइंस बनती है। देखिए बहुत क्लोज बनती है, ये दूर दूर थोड़ा बनता है, लेकिन ये जो रेलिंग लाइंस है बहुत ही ज़्यादा क्लोज बनती है। तो अब इसमें कह रहा है कि जो रेलिंग लाइन के जो बीच का डिस्टेंस होता है, इसमें कह रहा है स्ट्रोक एंड एंटी स्ट्रोक लाइन फ्रॉम रेलिंग लाइंस का जो डिस्टेंस होता है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मान लीजिए इधर स्ट्रोक लाइन बन रही है, इधर हमारी एंटी स्ट्रोक लाइन बन रही है, तो बीच में हमारी रेलिंग्स लाइन बन रही है, तो ये जो डिफरेंस है इसी को रमन शिफ्ट कहलाता है। ठीक, तो ये इसका डायग्राम हो गया, स्ट्रोक लाइन, रेलिंग्स लाइन और एंटी स्ट्रोक लाइन, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रोक लाइन इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइन, और ये पूरा का पूरा हमारा रमन लाइंस कहलाता है। ठीक, और ये रमन लाइन किसके थ्रू होता है? रमन लाइन होता है रमन इफेक्ट के थ्रू। ठीक, होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, मेरे चैनल पे आप लोगों को हर एक तरीके से समझाया जाएगा। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके मुझसे पूछिए तो सही, मैं आप लोगों के सारे कमेंट का सॉल्यूशन मतलब आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के साथ साथ फिज़िक्स और मैथमेटिक्स भी पढ़ाती हूँ, उसके भी सारे यूनिट की डिटेल लेक्चर्स मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में, तो उनको भी मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए भी सारा कंटेंट मैंने पढ़ाया हुआ है, और जितना मैं पढ़ा रही हूँ उससे बेहतरीन ही पढ़ा रही हूँ, बेस्ट गाइडेंस देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग एक भी लाइक करते हैं ना तो मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है, और मैं बहुत बार देख चुकी हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को देख कर ही निकल जाते हैं। अगर कोई नया बच्चा भी आता है वीडियो देख रहा है तो उसको कम से कम कुछ तो नॉलेज मिल रही है। एक लाइक कर दोगे तो आपका पैसा थोड़ी ना चला जाएगा, ना कुछ चला जाएगा। तो आप कमेंट करके भी बताया करिए मुझे आप लोगों को कैसी लगती है, क्योंकि इतना सब कुछ बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हर एक जगह से अरेंज करके लाना, आप लोगों को सारे टॉपिक्स को पढ़ाना, कंटेंट देना, इसके नोट्स को भी टेलीग्राम पे अपलोड करना, सारी चीज़ें करना रहता है। तो मुझे भी टाइम निकालना पड़ता है आप लोगों के लिए, अच्छे से पढ़ाना रहता है, तभी तो आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दे पाऊँगी ना। तो आप लोग लाइक किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कंटेंट कैसा लगता है। ठीक, अब आगे देखते हैं।
अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा रमन स्पेक्ट्रम में कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी। मैंने आप लोगों को रमन स्पेक्ट्रम अच्छे से क्लियर करा दिया है। अब जो ये कॉन्सेप्ट वाले कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये भी पूरा पूरा थ्योरेटिकल है, तो मैंने सोचा बुक से ही अच्छे से आप लोगों को समझा दूँ क्योंकि बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इसमें कह रहा है व्हेन अ मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एक मॉलिक्यूल को जब कोई मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, देन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई जो अंदर, जैसे देखिए मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, एटम होता है, और एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो वही कह रहा है जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई है आर अट्रैक्टेड टूवर्ड नेगेटिवली प्लेट एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ये किसके साथ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिवली प्लेट के साथ या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ, विल अट्रैक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट। ठीक, वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएगा। मान लो कोई एक प्लेट रखा है उसमें नेगेटिव चार्जेस रखी हुई है, तो जो एटम का मॉलिक्यूल है ये पॉजिटिव के साथ जो होगा ये नेगेटिव के साथ ही तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक, that is why the positive and negative centers in the molecule are separated by a distance which produces an oscillating dipole moment in the molecule and the molecule is polarized। अब इस टाइप में क्या होता है कि हमें एक डिस्टेंस मिल जाता है, किसके बीच का डिस्टेंस मिल जाता है कि जो पॉजिटिव हमारा नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो इस टाइम पे जो डायपोल मोमेंट एक तरह से क्रिएट हो जाता है और ये जो मॉलिक्यूल होता है वो पोलराइज्ड हो जाता है। द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड एफ अप्लाइड, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं। देखिए जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है जिसे म्यू कहते हैं, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के, फील्ड को एफ से डिनोट किया गया, फोर्स मत समझ लीजिएगा। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा जिसे कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ द पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड म्यू इज़ द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। द पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 3 डायमेंशनल इलिप्सॉइड। जो पोलराइजेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल की वो 3 डायमेंशन इलिप्सॉइड आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा। ठीक, उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं पढ़ता है तो नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, इलिप्सॉइड के फॉर्म में ये आ जाता है। फॉर रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल रमन इफेक्ट में जो एलिप्सॉइड होता है मस्ट हैव द शेप ऑफ अ स्क्वायर्ड स्फीयर। स्क्वायर मतलब स्क्वायर शेप का स्फीयर की तरह ये फॉर्म हो जाता है। पोलराइजेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सिस ऑफ एलिप्सॉइड। जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस के एक्सिस के अलोंग, जो एलिप्सॉइड यहाँ पर फॉर्म हुआ था उसी के एक्सिस के अलोंग ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो हमारा आएगा F इज इक्वल टू एफ नॉट साइन 2 पाई और VT। अगर हम यहाँ से फोर्स क्या था, देखिए यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू अपॉन ये आएगा ना अल्फ़ा, तो ये म्यू अपॉन अल्फ़ा रख देते हैं, एफ नॉट लिख देते हैं साइन 2 पाई VT एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ से म्यू की वैल्यू ले आएंगे तो अल्फ़ा को इधर भेज देंगे, अल्फ़ा F0 साइन 2 पाई VT हो जाएगा। और V क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है। ठीक, अब इसमें आगे लिखेंगे ड्यूरिंग वाइब्रेशन चेंज इन प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे ये कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी पूछता है तो सिर्फ आप लोग इतने ही पॉइंट्स को लिखेंगे, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट तो आप लोग इतना लिख देंगे तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ से अलग से देख लीजिएगा ड्यूरिंग वाइब्रेशन चेंज इन पोलराइजेबिलिटी। इसमें डेरिवेशन वगैरह भी इंक्लूडेड है, इसीलिए पोलराइजेबिलिटी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो सिर्फ ऊपर से उतना लिख दीजिएगा और ये इतना बना दीजिएगा, और यहाँ तक लिखना चाहे तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। इसमें कह रहा है ड्यूरिंग वाइब्रेशन चेंज इन पोलराइजेबिलिटी
वाइब्रेशन में जो पोलराइजेबिलिटी का चेंज होता है विथ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो ये होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा और x अपॉन ए होता है। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a साइन 2πv, और ये वाइब्रेशनल के लिए होता है इसीलिए VIB लिखेंगे और ये हमारे पास T हो जाएगा। तो हमारे पास जो फोर्स निकल के आएगा, F निकल के आएगा, फील्ड जो निकल के आएगी वो अल्फ़ा नॉट प्लस बीटा साइन 2πv वाइब्रेशन के लिए और T F0 फिर साइन 2πvt। ठीक, इक्वेशन नंबर इसको बना लीजिएगा 4, ये 5 और ये 6। तो हमें जो फाइनली हमें क्या मिल के आता है, जो डायपोल मोमेंट कह सकते हो या म्यू की जो वैल्यू है वो है अल्फ़ा नॉट एफ नॉट साइन 2πvt प्लस हाफ बी एफ नॉट कॉस 2π। मतलब ये सारी वैल्यू को ऊपर हमने पुट कर दिया, अभी अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर दिया और हमें क्या पुट करना है, एफ़ की वैल्यू को पुट करना है। तो इसमें पुट कर देंगे ये वाली इक्वेशन में। ठीक, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें फाइनली ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, दिस हैज़ 3 कंपोनेंट, मतलब इसके 3 कंपोनेंट होंगे। पहला इंड्यूस्ड डायपोल ऑक्सीलेशन होगा, दूसरा V माइनस वी विब्रेशन, ये कह सकते हो V माइनस वी वाइब्रेशन, आर्क और स्ट्रोक लाइंस, V प्लस V वाइब्रेशन करेंगे तो एंटी स्ट्रोक लाइंस मिलेंगे। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो जो सिलेक्शन रूल होता है, द सिलेक्शन रूल ऑफ प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल आर डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2। जो सिलेक्शन रूल होता है प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम का डायटोमिक मॉलिक्यूल का, वो 0 भी होता है और प्लस माइनस 2 होता है। ठीक, हेयर डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 कब होता है, कॉरस्पॉन्डिंग टू रेलिंग लाइंस, एंड डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 कॉरस्पॉन्डिंग टू रमन लाइन। जब डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होता है किसके कॉरस्पॉन्डेंट होता है, रेलिंग लाइंस के कॉरस्पॉन्डेंट होता है, और जब प्लस माइनस 2 होता है ये रमन लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। और याद रखिएगा रमन लाइंस में स्ट्रोक लाइन और एंटी स्ट्रोक लाइन दोनों आती है। ठीक, फिर इसमें आगे है, सिंस द रोटेशनल एनर्जी लेवल इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इज। जो रोटेशनल एनर्जी लेवल होगा वेव नंबर के फॉर्म में जो हमने पढ़ा था, म्यू बार इज इक्वल टू बी जे और जे प्लस 1 होता है। ठीक, अब इसमें आगे देखते हैं। आगे है, लेट अ ट्रांजिशन अकर फ्रॉम लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल विथ क्वांटम नंबर। इसमें कह रहा है कि अगर हम मान लेते कि एक ट्रांजिशन अकर हो रहा है लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल से जो कि क्वांटम नंबर का होता है, और टी हायर एनर्जी रोटेशनल लेवल मतलब लोअर से हायर की तरफ जा रहा है जो कि जे है। ठीक, देन द वेव नंबर, जो वेव नंबर होगा उसको डेल्टा वी से डिनोट करेंगे। तो जो ऊपर वाला होगा हायर वाला होगा तो ये वेव नंबर डैश से डिनोट करेंगे, और नीचे वाला होगा वेव नंबर म्यू और बार से डिनोट करेंगे। तो इसको निकालेंगे तो ये कितना होता है, बस इसमें ये वाले फॉर्मूला में डैश लगा देंगे। तो बी जे डैश प्लस 1, और इसके लिए क्या था फॉर्मूला, बी जे और जे डैश प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब जब जे की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी तो इसको हम लिख सकते हैं जे डैश माइनस जे, और ये प्लस माइनस 2, तो जे डैश की वैल्यू आ जाएगी जे प्लस 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम डेल्टा म्यू बार की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि अगर हम जे की जगह जे प्लस 2 को पुट कर देते हैं तो बी जे प्लस 2 जे प्लस बी माइनस बी जे और जे प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये अंदर सॉल्व होगा, फिर उसके बाद आ जाएगा बी 4 जे प्लस 6 इज
इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। अब हमने देखा था नाउ फॉर द सिलेक्शन रूल, किसके लिए? अभी हमने देखा था +2 के लिए देखा, अब -2 के लिए देखेंगे तो जे मतलब डेल्टा जे जो आएगा वो -2 के लिए इक्वल रख देंगे, तो जे डैश माइनस जे इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगा? जे डैश +2 हो जाएगा। तो जे की वैल्यू इसमें ये वाली इक्वेशन में जे की जगह क्या रखना है? जे डैश +2 रखना है। आगे देखते हैं, जब j की वैल्यू जे डैश +2 रखेंगे तो डेल्टा म्यू बार आ जाएगा बी जे डैश +1 माइनस बी जे डैश +2, और यह सॉल्व करके आएगा जे डैश +3 हो जाएगा, 2 और +1 3 हो जाएगा। ठीक, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डेल्टा म्यू बार आ जाएगा वो हमारा -b4 जे डैश +6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 रख देते हैं, और जे डैश की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये जाएगी। ठीक, फिर इसमें है सिंस रमन फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर हम निकाल सकते हैं, जो कि डेल्टा म्यू बार है। अगर हम जो इंसिडेंट वाली है और स्कैटर वाली का इसका डिफरेंस लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा फाइनली सॉल्व करने के बाद बी इंसिडेंट बार प्लस माइनस बी, इसकी जगह पे 4j+6 जो कि अभी हमने निकाला, और ये माइनस था और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं, जहाँ पर जो वेव नंबर आई है, या कह सकते हो म्यू बार आई है, रिप्रेजेंट द वेव नंबर ऑफ रेलिंग लाइन्स की वेव नंबर को रिप्रेजेंट करना है। और पॉजिटिव साइन गिव्स लाइन विथ हायर वेव नंबर आर कॉल्ड एंटी स्ट्रोक लाइन, नेगेटिव साइन गिव्स लाइन्स विथ लोअर वेव नंबर आर कॉल्ड स्ट्रोक लाइन। इसमें कह रहा है जो इसमें पॉजिटिव साइन जब हम लोग लेंगे तो हायर वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एंटी स्ट्रोक लाइन बनाता है, और जो नेगेटिव साइन है वो हमारा लोअर वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि स्ट्रोक लाइंस बनाता है। फिर इसमें आगे लिखेंगे नाउ इट मे बी सीन दैट, हमने ये देखा कि j इज इक्वल टू 0 के लिए जो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी वो हमारा डेल्टा म्यू बार इज इक्वल टू म्यू बार आई प्लस माइनस बी, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या, तो जे की जगह पे अगर 0 रख देंगे तो 4 × 0 + 6 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेव बार आई प्लस माइनस, और ये सिर्फ 6 बचेगा तो ये 6b हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हमने देखा कि सो फर्स्ट स्ट्रोक लाइन एंड फर्स्ट एंटी स्ट्रोक लाइन विल बी सेपरेटेड बाय 6b, मतलब जो पहली स्ट्रोक लाइन होगी और पहली एंटी स्ट्रोक लाइन होगी, इसका जो डिफरेंस होगा वो 6b का डिफरेंस होगा रेलिंग लाइन से। ठीक, और जे की वैल्यू यहाँ पर वेरी करेगी 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अभी हमने जो देखा था j +-2 के लिए वो 0 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन जब j इज इक्वल टू 0 के लिए देखा तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू को कंसीडर किया कि इसके बीच की जो वैल्यू होगा 6b का डिफरेंस होगा। ठीक, तो हम लोग अगर 1 के लिए निकालें तो 1 के लिए आ जाएगी वैल्यू, बस यहाँ पर 1 पुट कर देना है, और 2 के लिए निकालें तो इतनी आ जाएगी। फिर इसका मतलब है कि हमें एक डायग्राम देखने को मिलता है, इट मीन्स दैट द डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एंटी स्ट्रोक लाइन और स्ट्रोक लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो 4b देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए पहले के लिए निकाला तो वो हमारा 10b था, फिर दूसरे के लिए निकाला तो ये लास्ट में हमारा 14b था, मतलब 4b का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा? देखिए जैसे कि हमारे पे ये वेव नंबर इधर रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर डेल्टा j इज इक्वल टू 0, और ये +2 है, ये -2 है, ये स्ट्रोक लाइंस बना दी। तो देखिए यहाँ पास वाली जो रेलिंग लाइन से क्लोज वाली होगी उसका डिस्टेंस तो 6b रहेगा, बाकी जो अदर होगी उसका डिस्टेंस 4b पे स्ट्रोक्स लाइन बनेगी। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा प्योर रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी रमन एक्टिव, मतलब किसी मॉलिक्यूल के रमन एक्टिव होगा, इट्स मॉलिक्यूलर रोटेशन मस्ट कॉज सम चेंज इन द कंपाउंड ऑफ द मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ठीक, द रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर अ डायटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो हमारी एनर्जी लेवल
लेवल होगा वो होगा E इज इक्वल टू H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC J और J+1। इसको मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, और हमने आप लोगों को बताया था B की जो वैल्यू होती है H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC होता है, तो इसकी जगह पे B पुट कर देंगे और ये J और J+1 हो जाएगा। ठीक, इसमें आगे दिया गया है कि इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में द ट्रांजिशन बिटवीन दीज लाइन फॉलो द सिलेक्शन रूल। ठीक, जो कि मैंने आप लोगों को बताया 0 +-2, और जो +-2 होता है इज द ऑपरेशन पार्ट ऑफ द प्योर रमन स्पेक्ट्रम का होता है। अगर हम डेल्टा ई रोटेशनल के लिए निकालें तो EJ -+2, देखिए इसमें कह रहा है जो एनर्जी होगी J+2 से, मतलब मैंने बताया था ना एक J यहाँ पर J है और ये +1 है और J+2 है, तो J इज इक्वल टू 0 से J+1 फिर J+2 ऐसे ही मूव करती चली जाएगी। तो अगर हम इसके रोटेशन के निकालें तो EJ+2 में से EJ को माइनस कर देंगे जो कि आएगा 2BJ+3 आ जाएगा। और इसमें डेल्टा J अगर हम डेल्टा J इज इक्वल टू +2 के लिए निकालें तो we get the low wave number of low frequency line which are called the stroke line। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया वही सारा कॉन्सेप्ट है, बस इसमें सिर्फ टॉपिक चेंज करके दे दिया गया और वही सारी चीज़ें को बताया गया है। ठीक, अगर हम J-2 के लिए देखें तो गेट द हायर फ्रिक्वेंसी लाइन्स मिलेगी जिसे एंटी स्टोक लाइन्स कहते हैं। दस द फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन इज गिवन बाय द, इसको हम इससे डिनोट कर सकेंगे। क्या होता है, डेल्टा व्यू बार इज इक्वल टू वेव म्यू बार एक्सपोनेंशियल +-B4J+6 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, इसमें आगे है, आगे देखते हैं। इफ़ द मॉलिक्यूल हैव सिमेट्री, अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी देन इट इज़ नॉट इजी टू डिसाइड वेदर और नॉट द पोलराइजेबिलिटी चेंज ड्यूरिंग वाइब्रेशन। मतलब ये डिसाइड करेगा कि क्या पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। द इक्वेशन ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ एन हार्मोनिक ऑक्सीलेशन के लिए जो इक्वेशन होगी वही इक्वेशन होगी। सिलेक्शन रूल हमारा इतना वैरी करेगा। आगे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे इसमें और भी चीज़ें दी गई हैं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ लीजिएगा। वही जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई वही सारी चीज़ें दी गई है। बाकी मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगी उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब इसमें एक टॉपिक और बचता है, सिलेक्शन रूल फॉर रमन स्पेक्ट्रम। इसको भी मैं इसी में से कवर कर देती हूँ, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है। डेल्टा G की वैल्यू 0 +-2 है, तो बस वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो सिलेक्शन रूल है प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम का डायटोमिक मॉलिक्यूल का, ये MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो है 0 +-2। जो सिलेक्शन रूल है फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम डायटोमिक मॉलिक्यूल का, इसमें देखिए इसमें भी यही चीज़ है, प्योर रोटेशन रमन स्पेक्ट्रम डायटोमिक मॉलिक्यूल का। और जो सिलेक्शन रूल है इसमें भी प्योर वाइब्रेशनल है, ये प्योर रोटेशनल है और ये प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम का जो सिलेक्शन रूल है वो 0 है, +-1 है, +-2 है। ठीक, तो ये आप लोगों के MCQs में पूछ सकता है, शॉर्ट में भी, वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, तो आप लोगों को इतना याद रखना है। अब इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, आप लोगों को करके बताना रहता है, जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में भी है, उसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के बारे में भी है, तो उसको हम लोग कॉपी से देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। ठीक, ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है लॉन्ग में पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम क्या होता है जब हम रमन स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं। तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, while that of rotational and vibrational transition it is of the order of 0.0001 electron volt to 0.1
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें क्या है, जो एनर्जी डिफरेंस होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल, मतलब जब मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह लगती है, तो उसमें जो उसका डिफरेंस होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और वाइल दैट रोटेशनल के लिए और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए वो हमारा इतना होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर उसके बाद कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इज फाउंड इन विजिबल रीजन एंड यूवी रीजन। जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, विजिबल रीजन में, जिसे हम लोग देख सकते हैं उस रीजन में पाया जाता है, और यूवी रीजन में इसका पाया जाता है, और इसका बहुत ही ज़्यादा इसमें यूज़ भी होता है, ठीक। आगे देखते हैं, कह रहा है दस द स्पेक्ट्रम फाउंड बाय द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मॉलिक्यूल। मतलब ये जो स्पेक्ट्रम है ये कैसे पाया जाता है, जब ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से अनदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, ठीक। तो ऐसे में जो स्पेक्ट्रम पाया जाता है वही हमारा कहलाता है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक। अब इसमें आगे देखते हैं, अब इसमें आगे है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे कैसे होता है। अभी तो मैंने बता दिया कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल्स के होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से अनदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, तो इसी को पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है, पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देती हूँ। द फॉर्मेशन ऑफ एन मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब बहुत सारे एटम मिलते हैं तभी जा कर के तो मॉलिक्यूल बनता है ना। और किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कैसे होता है, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास, मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पोस्टुलेट वाले में ये डायग्राम समझाया हुआ कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इससे दो चीज़ें बनती हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि सिग्मा और पाई होता है, एक एंटी बॉन्डिंग जो कि सिग्मा स्टार पाई होता है, और ये मिला करके फिर से हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब इधर से मिला करके ये बनेगा या तो इधर से मिला करके ऐसे बनेगा, ठीक। इसमें आगे है इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड दैट क्वांटम एनर्जी लेवल ऑफ अ मॉलिक्यूल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है क्वांटम एनर्जी लेवल को किसी भी मॉलिक्यूल का, हुज एनर्जी इज हायर, जिसकी एनर्जी तो हायर है, देन द एनर्जी लेवल ऑफ द एटम, मतलब उसकी एनर्जी हायर उस मॉलिक्यूल की एज कंपेयर टू द उस एटम के, फ्रॉम विच इट इज़ बिलोंग, वो जिससे वो बिलोंग करता है, ठीक। तो इसी को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से बता देती हूँ। इसमें कह रहा है इफ़ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड दैट क्वांटम एनर्जी लेवल ऑफ अ मॉलिक्यूल हुज एनर्जी इज हायर देन द एनर्जी लेवल ऑफ द एटम फ्रॉम विच इट इज बिलोंग। मतलब कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हायर है, और उसके कंपैरिजन में, मतलब उस मॉलिक्यूल के एटम के इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ही जिससे वो बिलोंग करता है, अगर उसकी एनर्जी की बात करें और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हायर, तो ऐसे केस में क्या होता है, उसको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आगे देखते हैं, इसमें आगे लिखेंगे इफ़ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिकम लेस देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम। इसमें कह रहा है अगर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती है उसके पेरेंट एटम से, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन, उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अभी मैंने बताया था कि उसके पेरेंट एटम से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर पेरेंट एटम से उसकी एनर्जी कम होती है, मतलब जो उसको खुद ही बना रहा है उससे कम होती है, तो उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
फिर इसमें आगे आता है द इलेक्ट्रॉन इन द क्लोज्ड सेल ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल रिमेन अनअफेक्टेड, दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। उसकी एक और डेफिनेशन है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि क्लोज्ड सेल में होते हैं एटम के और मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं लेकिन रिमेन अनइफेक्टेड, मतलब कोई भी इफेक्ट उसमें नहीं पड़ता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर उसके बाद आगे इसमें दिया गया है द ऑर्बिटल इन विच बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आर प्रेजेंट आर कॉल्ड एज बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मतलब ऐसे ऑर्बिटल में जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक, अब इसमें आगे और भी टॉपिक्स है जैसे कि मोड्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होते हैं उसके क्या क्या मोड्स हैं। तो क्या कह रहा है, अ मॉलिक्यूल हैज़ एन एटम, मान लेते हैं कोई एक मॉलिक्यूल है उसमें n नंबर ऑफ एटम है, देन इट हैज़ 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने आप लोगों को बताया ना किसी मॉलिक्यूल के n एटम होते हैं तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होता है, तो वही सारी चीज़ें हैं। कौन कौन सा होगा, अब इसमें अगर हम लोग लीनियर मॉलिक्यूल की बात करें तो जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 2 होगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, और उसका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को माइनस कर देंगे। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n है, माइनस क्या करना है, माइनस इसमें देखिए रोटेशनल वाला 2 है और ट्रांसलेशनल वाला 3 है, तो 3n माइनस इसको सॉल्व करेंगे 3 2 5 हो जाएगा। तो मतलब जो लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 3n माइनस 5 फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स होंगे। ठीक, ये आप लोगों के एमसीक्यूज में पूछ सकता है, सॉल्व करने को पूछ सकता है, तो आप लोगों को कम से कम ये आना चाहिए। ठीक, तभी जा कर के आप लोग उसमें आंसर को टिक लगा पाओगे। ठीक, अब इसमें आगे भी है, आगे है फॉर आ डायटोमिक मॉलिक्यूल के, अभी हमने तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए देखा, अगर हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल आ जाए जिसकी n की वैल्यू 2 है तो उसके लिए जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स आता है वो 3 मल्टीप्लिकेशन में रोटेशनल कितना है 2 होता है, और हमने देखा अभी जब हम रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल करते हैं वो 5 आता है, तो 3 इंटू 2 माइनस 5 कर देंगे तो 3 2 जो 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए 1 फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं, और लीनियर के लिए कितने होते हैं, 3n माइनस 5 होते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को इससे बताया ना, तो ये फॉर्मूला में रख करके जैसे n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास इसको सॉल्व करके तब भी 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 होती तब भी सॉल्व हो जाएगा, 3 होती तब भी सॉल्व हो जाता, तो उसमें भी वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए। आगे देखते हैं, इसमें आगे है द डायपोल मोमेंट ऑफ अ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज़ 0। जो होमोन्यूक्लियर मतलब सेम न्यूक्लियस वाले, मतलब कह सकते हो कि जैसे 2 एटम हैं उनका सेम है, तो जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है उसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये सेम है, मतलब हाइड्रोजन का है तो ये भी हाइड्रोजन का है, जैसे कि H2N2O2 Cl2 एक्सेट्रा हो गया। ठीक, तो ऐसे इनका जो डायपोल मोमेंट होता है 0 होता है। इट इज़ इंफ्रारेड इनएक्टिव, और ये इंफ्रारेड इनएक्टिव कहते हैं, ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं और इसका डायपोल मोमेंट कितना होता है। द डायपोल मोमेंट ऑफ अ हेटेरोन्यूक्लियर, मान लो अलग अलग दोनों मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का है तो ये क्लोरीन का है, तो ऐसे हो गया, तो इसको जो डायपोल मोमेंट होता है इसका वो क्या होता है, द डायपोल मोमेंट ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल वेरी, इट इज़ इंफ्रारेड एक्टिव। इसका जो मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है कुछ भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है, और ये इंफ्रारेड एक्टिव होता है, ये इनएक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है, जैसे कि HCl हो गया, NO हो गया, CO हो गया एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब नेक्स्ट इसमें डालेंगे
फॉर अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। अभी हम लोग लीनियर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे। जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए टोटल में से रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल को माइनस कर देते हैं, तो 3n-3 और ये +3, तो 3n-6 हो जाएगा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए देखते हैं, तो कंसीडर लीनियर एंड बेंड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक लीनियर और एक बेंट ट्राई एटॉमिक, मतलब 3 एटम वाले मॉलिक्यूल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसमें भी हमारे 3 केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब 2 केस बनते हैं, ठीक। इसमें लीनियर मतलब लगातार 3 जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर के फॉर्म में हो, लेकिन 3 एटम के मॉलिक्यूल होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हो गया CO2, इसके पास 3 एटम होता है, तो n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अगर हम इसमें n की वैल्यू ऊपर वाले में 3n-6 वाले में अगर रखते हैं तो हमारे पास नहीं निकल के आएगा। क्यों नहीं निकल के आएगा, क्योंकि वो नॉन लीनियर के लिए था। कभी गलती मत कीजिएगा, लीनियर वाले में हमेशा 3n-5 वाला लगाइएगा। यहाँ पर n की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 -5, 9 - 5 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये वाइब्रेशनल मोड्स निकल के आ गया, ठीक। या कह सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आ गया, ठीक। यहाँ पर जो इसका वेव नंबर होता है वो 1340 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और ये इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है। इसमें 2 कंडीशन और भी बन सकती है, जैसे कि बेंडिंग वाला मैंने आप लोगों को बताया। तो मान लीजिए कि ये बेंडिंग वाला है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। तो जब ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये ऐसे बेंड तरीके से हो जाएगा। तो इसके लिए कितना होता है, म्यू बार 667 सेंटीमीटर इनवर्स। अब मान लीजिए सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग था और ये एसिमेट्रिकल है। पहले देखिए इसको खींच रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो सकता है। ये जो वैल्यूज़ है याद रखिएगा MCQs के लिए। अब देखिए एसिमेट्रिकल, ये मॉलिक्यूल भी इधर जा रही है, ये मॉलिक्यूल भी इधर जा रहा है, ये मॉलिक्यूल भी इधर जा रहा है, तो एसिमेट्री में हो गया। और सिमेट्रिकल में ये खींच रहा था और दूसरी तरफ जा रहा था। तो इसके म्यू बार की वैल्यू 2350 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ये इंफ्रारेड एक्टिव होता है। अगर इसका बेंडिंग वाला देखा जाए तो इसमें बेंडिंग वाले में क्या होता है, एक नीचे जा रहा होता है, एक ऊपर जा रहा होता है, एक नीचे जा रहा होता है, तो ये बेंडिंग वाला हो जाएगा। इसकी भी 667 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। अब इसमें आगे देखते हैं, अब इसमें आगे देखते हैं, डज वी कैन से डैट फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन इज़ आइडेंटिकल। हम ये कह सकते हैं कि जो चौथा मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है वो आइडेंटिकल हो जाता है विद द थर्ड वन के साथ। द फ्रिक्वेंसी एसोसिएटेड विद द फोर्थ एंड थर्ड आर द सेम। जो फ्रिक्वेंसी होती है फोर्थ और थर्ड की सेम होती है। सच मोशन which are identical in all respect except direction are called degenerates। इसको ऐसे मोशन को जिसमें आइडेंटिकल तो होता है ऑल रिस्पेक्ट में, सारे डायरेक्शन में, तो उसको डीजेनरेट्स कहा जाता है। वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, ठीक। अब इसमें हम लोग दूसरा केस देखते हैं, जब नॉन लीनियर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, जैसा कि H2O। इसका शेप भी अलग होता है, बेंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इसका तो ये 3 एटम है, n=3। देन वाइब्रेशनल इसका मोड्स क्या होगा। अब देखिए नॉन लीनियर के लिए तो 3n-6 लगाएंगे, और यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 3 9 -6 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये 3 तरीके से होता है। एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होता है, और एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में दूसरा फॉर्म होता है, और ये हमारा एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होता है। देखिए एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग
मतलब एक यहाँ मूव कर रहा है, एक यहाँ मूव कर रहा है, एक यहाँ मूव कर रहा है। एक इस तरीके से सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो सकता है। एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में इधर साइड मूव कर रहा है, ये नीचे साइड मूव कर रहा है, ये इधर साइड मूव कर रहा है, मतलब इधर नीचे इधर, ये भी एक तरह का सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो जाएगा। ठीक, और दूसरा यहाँ पर जो होता है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ये इधर हो रहा है, ये इधर हो रहा है, और ये भी अंदर की तरफ हो रहा है। ठीक, तो इसमें 3 चीज आता है। ये हमारा नॉन लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर आता है। इसमें जितने भी वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं H2O के, वो IR एक्टिव होते हैं। ठीक, इंफ्रारेड एक्टिव होता है। अब इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, जिससे रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, जिससे लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और ये पूछेगा तो 15 मार्क्स का ज़रूर पूछेगा, तो इसको अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पहले समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक, हेडिंग डाल लीजिएगा रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। जो अभी हम लोग ने रोटेशनल पढ़ा था, वाइब्रेशनल पढ़ा था, तो ये पूरा उसका कंबाइंड फॉर्म में है कि पूछ सकता है कि डिराइव द रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, इस तरीके से पूछ सकता है। तो इसमें लिखेंगे द टोटल एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, जो कि मैंने आप लोगों को अभी पढ़ा भी चुकी हूँ। देखिए पीछे वाले में बताया हुआ है मैंने आप लोगों को। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में इफेक्ट ऑफ एन हार्मोनिक मोशन पढ़ाया और ऑक्सीलेटर पढ़ाया हुआ है। ठीक, तो उसमें जो टोटल एनर्जी होती है एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की, वो क्या होती है, ये वाइब्रेशनल के लिए देख रहे हैं। ठीक, और जे के साथ लेंगे तो EVJ हो जाएगा। ठीक, वो होता है V प्लस हाफ V, यहाँ पर क्या है, V के ऊपर बार है, वेव नंबर है। ठीक, और E माइनस V प्लस हाफ स्क्वायर V बार EX प्लस BJ, और J प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक, और मैंने आप लोगों को बताया है कि आगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए EVJ आया, अब यहाँ पर देखिए BJ और J प्लस 1 को हम लोग आगे साइड लिख लेते हैं पहले। ठीक, और अंदर से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, V प्लस हाफ और V बार ER आए कॉमन ना, तो इसको बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 1 बच जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो मतलब V प्लस हाफ एक बार लिखा जाएगा, और ये तो कॉमन ही आ गया, यहाँ से x हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और b हमारा क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू h/8 पाई स्क्वायर IC होता है। और हम जानते हैं रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में जो सिलेक्शन रूल जो मेनली लेते हैं, वो डेल्टा J की वैल्यू +-1 होता है। ठीक, तो यहाँ से डेल्टा B की वैल्यू +-1 +-2 +-3 ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे इसमें है सपोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम V इज इक्वल टू 0 टू V इज इक्वल टू 1। अगर हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं V इज इक्वल टू 0 से V इज इक्वल टू 1 तक हमारा अकर होता है। ठीक, विच इन्वॉल्व अ रोटेशनल चेंज, और इसमें रोटेशनल चेंज होता है J डैश से J डबल डैश। मतलब V इज इक्वल टू 0 है, V इज इक्वल टू 1 है, ये J है और ये J डैश है, मान लो ये J डैश है, ये J डबल डैश है। ठीक, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट के लिए माने तो E1 और J डबल डैश, मतलब अपर वाले के लिए, तो ये हो जाएगा BJ डबल डैश, जहाँ पर J था ना वहाँ पर J डबल डैश पुट कर देंगे उसी इक्वेशन में। फिर इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा BJ डबल डैश +1 प्लस हाफ VE1 माइनस 1 प्लस हाफ x हो जाएगा। ठीक, तो ये BJ डबल डैश हो जाएगा, ये J डबल डैश +1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3/2 आएगा, VE आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 - 3/2 x आ जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, BJ डबल डैश और J डबल डैश +1 हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 3V हो जाएगा, और 2 - 3x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग E इज इक्वल टू 0 पे लेते हैं और J डैश के लिए लेते हैं, तो उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो BJ डैश J डैश +1 प्लस हाफ VE
ही 1 - 1/2 x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बी जे और जे डैश प्लस 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, बी ई हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे 2 - x हो जाएगा। मतलब इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे ना, फिर उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 निकाल लेते हैं। अगर इसका डिफरेंस निकालते हैं तो E1 जे डबल डैश में से E0 जे डबल डैश को माइनस कर देंगे, मतलब जो सेकेंड वाली इक्वेशन में से थर्ड वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा बी डबल डैश, मतलब ये वाली इक्वेशन पूरी की पूरी लिख दी और ये दूसरी वाली इक्वेशन रख दी। फिर उसके बाद इसमें से देखिए बी को कॉमन ले लेंगे तो ये जो अंदर है इसको मल्टीप्लाई कर, मतलब इसके साथ लिख देंगे जे डबल डैश प्लस 1 और ये अंदर वाला टर्म यहाँ पर देखिए इसमें से भी ये वाला टर्म में से ये वाले टर्म में से बी को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा जे डैश माइनस का ये है ना माइनस का जे डैश और जे डैश प्लस 1। ठीक, अब इन दोनों में से वी ई को कॉमन ले लेते हैं, नीचे 4 है और अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 - 9x - 2 प्लस x आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंदर वाला इतना सॉल्व हो जाएगा, ये एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 4 - 8x डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व करने के बाद 4 कॉमन ले लेंगे, 4 से 4 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर इतना आने के बाद जो एनर्जी डिफरेंस है ये हमारी इतनी आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं और जहाँ पर जो जे डैश है वो लोअर रोटेशनल लेवल है और जे डबल डैश क्या है, हाइयर रोटेशनल लेवल है। अगर हम जे मतलब डेल्टा जे की वैल्यू +-1 रखते हैं तो जे डबल डैश माइनस जे डैश कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो जे डबल डैश इज इक्वल टू जे डैश +1 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 से हम ये लिख सकते हैं। ठीक, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं तो डेल्टा वी जे और यहाँ पर पुट कर देंगे तो वी ई 1 - 2x प्लस बी और इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, जे डबल डैश की जगह जे डैश +1 तो ये हो जाएगा जे डैश +1 और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर भी जे डैश +1 पुट करेंगे तो ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा माइनस और ये जे डैश हो जाएगा और ये जे डैश +1 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आगे सॉल्व करने के बाद अभी इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 5 बना लेंगे। अब जे डैश की वैल्यू -1 रखनी है और जे डैश माइनस जे डबल डैश माइनस जे डैश इज इक्वल टू -1 कर देंगे तो जहाँ पर जे डैश है वहाँ पर जे डैश +1 रखना है उसी इक्वेशन में। तो हमारे सॉल्व करने के बाद फाइनली इतना आ जाएगा। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 6 रख देंगे। सब कुछ मैं आप लोगों को बताती चलूँगी ना तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। वन शॉट वीडियो तो है ही है लंबी, लेकिन और भी डिटेल में करती चलूँगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक चीज़ लिखे हुए, कैसे कहाँ पर किसको काटना है, सब कुछ अच्छे से क्लियर लिखा हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए और प्रॉपरली वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, और अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर जो डे डबल डैश है उसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है। अब इक्वेशन नंबर 5 है और 6 है, इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ठीक, और इसमें कह रहा है जो फ्रीक्वेंसी होगी म्यू बार E1 - 2x को इसको कहते हैं बैंड सेंटर। अदर वर्ड्स में इन रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए वी विल हैव अ सीरीज ऑफ लाइंस और इधर साइड्स ऑफ द बैंड सेंटर। जो वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की E1 - 2x की वो किसके इक्वल होगी, फंडामेंटल म्यू नॉट की जगह होगी। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो डेल्टा वी जे इज इक्वल टू V0 + 2B मीटर सेंटीमीटर सॉरी m सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। जो m है हमारे मीटर में समझ लीजिएगा। ठीक, m कैन नॉट बी 0, ये एक स्पेसिफिक टर्म है जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक, अब इसमें आगे और भी टॉपिक्स है, देख लेते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कर्व काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ, तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में। ठीक, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, मैं जानती हूँ ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए। नोट डाउन करना चाहते तो अभी नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, ये कर्व देखिए, मैं आप लोगों को एक बार समझा देती हूँ। ये न्यूक्लियस सेपरेशन कर्व और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कर्व कह सकते हो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए, ये इसका डिफरेंस है। सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है इजी लैंग्वेज में, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। और बाकी ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। ठीक, ये इतना यहाँ तक था। अब एक टॉपिक और बचता है छोटा सा, उसको भी अच्छे से दिखा देती हूँ, उसका भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, इतना नोट हो गया आप लोगों का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक छोटा सा टॉपिक ये है सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी वन शॉट प्रोवाइड कर दिया है, देख लीजिएगा। रोटेशन स्पेक्ट्रम वन शॉट प्रोवाइड कर दिया है, देख लीजिएगा, ये कंप्लीट हो गया पूरा। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम भी, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। और ये रमन स्पेक्ट्रम भी आज पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब एक चीज़ और देखते हैं। तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट करा दिया। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वन शॉट करा दिया है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का वन शॉट करा दिया है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का वन शॉट करा दिया है, रमन स्पेक्ट्रम का भी ये आखिरी वन शॉट था। मतलब पूरा का पूरा यूनिट नंबर 3 जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी था वो कंप्लीट करा दिया हुआ है। अब आप लोगों को क्या करना है, सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखना है। मैं जानती हूँ एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2-3 बार देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 1 और 2 भी पढ़ा चुकी हूँ, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स था, वो भी करा चुकी हूँ। अब आप लोगों को क्या मिलेगा, अब जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। एग्ज़ाम से पहले पहले आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा आपकी तरफ कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, और ये भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप लोग क्या करते हैं ना, शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अपने स्टेटस वगैरह में जितना भी आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उस पर आप लोग लगा दिया करिए, ताकि और भी बच्चे अगर नहीं पता है उनको तो मेरे चैनल के बारे में पता चल सके और वो भी अच्छे से पढ़ सके। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो कोई भी बच्चा देखता नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम आ जाता है तब जा कर के वो देखता है, तो उतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरी चीज़ें पढ़ सके। फिर वो देखेगा कि एक दिन में कैसे प्रिपरेशन करे। तो आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़िए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके ही सारी वीडियोस बना रही हूँ, और एक भी बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं इस टाइम पे, तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो आप लोग देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी, बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस दूँगी। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछिए। ठीक, मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग कमेंट करके मुझसे कहिए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड जल्दी से जल्दी कर दिया करूँगी। ठीक, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आप लोगों के लिए नेक्स्ट यूनिट को डिटेल में पढ़ाऊँगी, तो उसके लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक,
Goodbye and stay safe.